हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज अपने बायोलॉजी में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जब अपने चैप्टर का नाम उत्सर्जन तंत्र, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन कहते किसको हैं। तो देखो बच्चों, उत्सर्जन का मतलब ये होता है, अपने जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, जो आगे दो प्रकार की हैं, अपचय उपचय। इन उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे जिसमें उसमें एक CO2 थी, अपने पढ़ी थी CO2, है ना। तो वो जब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तो वहाँ देखा था कि CO2 को हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं, वो शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी प्रकार जो अतिरिक्त मात्रा में जल होता है उसको यूरिन के माध्यम से या उसको पसीने स्वेट के माध्यम से भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और अपशिष्ट पदार्थों में भी वे पदार्थ जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, मीन्स नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की शरीर से जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन की डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो, शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनने वाले नाइट्रोजन युक्त या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। अब क्योंकि उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है अपने को, तो इस काम के लिए, यानी इस नाइट्रोजनी युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो शरीर के अंग इसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उन अंगों को कहा जाता है उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, वे अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है। और उत्सर्जी अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके। तो ये तीनों बातें आपके समझ आ गई होगी। उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनने वाले नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इस काम के लिए जो अंग काम में आते हैं शरीर के, उनको उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और ये उत्सर्जी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब ये जो अपने बात की नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो है ये प्राणियों में विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अपने को जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, 3 प्रकार के मुख्य नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ पढ़ने हैं, जिसमें से ये नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया हो सकता है, कुछ जीवों में यूरिया होता है, और कुछ जीवों में होता है यूरिक एसिड। अब इन तीनों तरह के जो नाइट्रोजनी युक्त मुख्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनके बारे में अपने एक एक करके बाद जो मेन बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर अपने अमोनिया की, तो देखिए अमोनिया जो है ये सर्वाधिक विषैला पदार्थ है। हमारे शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थों में सबसे जो विषैला होता है वो कौन है, अमोनिया है। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, ये सर्वाधिक विषैला होता है। अब जब विषैला है तो इसको लंबे समय तक शरीर के अंदर स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, संग्रहित करके नहीं रखा जा सकता। तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जल्दी आवश्यकता होती है शरीर से बाहर निकालने की इसको। ठीक है। अब जब शरीर से इसको बाहर निकालना है तो ये अमोनिया जो है इसको जल में घुलनशील होकर, यानी कि जल में घोलकर इस अमोनिया को बाहर निकाला जाएगा। और 1 ग्राम अमोनिया को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो लगभग 400 ml जल की आवश्यकता होती है, यानी थोड़ी सी अमोनिया की मात्रा को बाहर निकालने के लिए काफ़ी जल की जरूरत होती है। तो जब अमोनिया शरीर में बनेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जल चाहिए इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो वे प्राणी मुख्यतः वे प्राणी जो जल में रहते हैं और जल में रहने वाले जो
निम्न वर्ग के प्राणी हैं, मतलब जो अपृष्ठवंशी होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, जलीय अपृष्ठवंशी जो होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का, क्योंकि उनको शरीर में जल की जो है वो धाराओं के रूप में अंदर आता रहता है विभिन्न विधियों द्वारा, जिसमें प्रोटोजोआ है, जैसे पोरीफेरा है, हाइड्रा है, ये सारे के सारे जो प्राणी होते हैं जो नॉन कॉर्डेट्स हैं और साथ ही साथ एक्वेटिक हैं, जलीय हैं, वो अमोनिया का अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं। और वे जीव जो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उनको कहा जाता है अमोनोटेलिक। तो आपसे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि अमोनोटेलिक प्राणी कौन से होते हैं? जो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। सेकंड इसका एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल में आप प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हाइड्रा, या आप ये भी लिख सकते हो अपृष्ठवंशी जलीय या जलीय अपृष्ठवंशी। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है अमोनिया के बारे में। अब सेकंड नंबर पर अगर अपने बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो है वो इसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में क्या होता है? कम विषैला होता है। पहली बात, इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरिया के कंपैरिजन में कम जल की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने के लिए लगभग 50 ml वाटर की जरूरत होती है। अगर बात करें अपने मनुष्य की, तो मनुष्य में प्रतिदिन 25 से लेकर 50 ग्राम यूरिया की फॉर्मेशन होती है जो शरीर से बाहर निकालने वाली होती है। तो इसको बाहर निकालने के लिए 1 ग्राम के लिए 25 ml की जरूरत होती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति को जल है वो ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, ताकि जो उपशिष्ट पदार्थ हैं शरीर में बनने वाले, उनको वाटर क्या करने का काम करता है? बाहर निकालने का हमारे शरीर से काम करता है। ठीक है, तो पहली बात, ये अमोनिया के कंपैरिजन में कम विषैला है। 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने के लिए लगभग 50 ml वाटर की जरूरत होती है। साथ ही साथ वे प्राणी जो अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको कहा जाता है यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो होते हैं स्तनधारी, जिसमें मनुष्य और एक आप खरगोश लिख देना। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 2 एग्जाम्पल पूछ सकता है, इससे ज़्यादा तो पूछेगा ही नहीं कि कौन 2 यूरियोटेलिक प्राणियों के नाम लिखो, तो मनुष्य और खरगोश, स्तनधारी आप इसके अंदर लिख देना। ठीक है, अब एक बात और, हमारे अंदर मनुष्य के अंदर जब उपापचयी क्रियाएं होती हैं तो बनता तो कौन है? अमोनिया ही है। ये नहीं कि सीधी यूरिया बन जाती है, हमारे अंदर भी अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस अमोनिया को हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग यकृत, लिवर, इसमें एक विशेष प्रकार का चक्कर चलता है, साइकिल चलता है, जिसको कहा जाता है आर्निथीन चक्कर। इस यकृत में चलने वाले आर्निथीन चक्कर द्वारा अमोनिया को बदला जाता है यूरिया के अंदर, यानी अत्यधिक विषैले अमोनिया को कम विषैले यूरिया के अंदर बदला जाता है। और इस यूरिया को कुछ समय तक शरीर के अंदर संग्रहित करके रखा जा सकता है। जैसे अपने जानते हैं कि मानव जो है वो यूरिन को कुछ समय तक अपनी बॉडी के अंदर संग्रहित करके रखता है, जबकि अमोनिया के कंसर्न में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगली बात, तीसरा जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो है ये बहुत ही कम विषैला, यानी कि नामात्र के बराबर ये विषैला होता है। विषैलापन इसका जो है वो बहुत कम होता है। इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जल की जरूरत न के बराबर होती है, जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो जब जल की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा बाहर निकालने के लिए, विषैला भी बहुत कम होता है, तो इसको शरीर में लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। एक तो पहली बात। दूसरी बात, जब जल की आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब ये उन प्राणियों का अनुकूलन होगा जो कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय प्राणी जो होते हैं उनमें मुख्यतः जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक एसिड होता है। साथ ही साथ उन प्राणियों में जो अपने अंदर जल की मात्रा नहीं रख सकते, जैसे एवीज वर्ग है, पक्षी वर्ग अपने अंदर जल की मात्रा नहीं रख सकता क्योंकि शरीर बाहर हो जाएगा तो उड़ने में उनको दिक्कत आएगी। तो इसमें एग्जाम्पल जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे उसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एवीज वर्ग, पक्षी यानी कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, सांप, मगरमच्छ वगैरह, ये इसके अंदर आ जाएंगे। एक बात और याद रखना, इसकी डेफिनेशन नहीं बताई आपको, ऐसे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक,
और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे उनको कहा जाता है यूरिकोटेलिक। और एग्जाम्पल में एवीज यानी पक्षी वर्ग, और इधर आ जाएगा कौन सा, सांप। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, जिसमें अमोनिया वाले अमोनोटैलिक, यूरिया वाले यूरियोटैलिक और यूरिक अम्ल वाले यूरिकोटैलिक। और इसमें एग्जाम्पल कौन ज़्यादा विषैल है कौन कम विषैल है, इसके बारे में जितना अपने को पता होना चाहिए था वो सारी की सारी बातें आपको बता दी गई है। हालांकि ये तीन ही प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ नहीं होते, उत्सर्जी पदार्थ नाइट्रोजनी युक्त बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें एक अमीनो अम्ल होता है तो उनको अमीनोटैलिक कहते हैं उन प्राणियों को। गर्भवती महिलाओं के यूरिन के अंदर क्रिएटिन पाया जाता है। तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और मुख्य रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं नाइट्रोजनी युक्त वो तीन प्रकार के हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, जिनके बारे में अपने एक एक करके कंप्लीट जो जानकारी थी वो डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में, कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं, उनकी संरचना और उनकी हिस्टोलॉजी से रिलेटेड जो बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर अब अपने बात करें मानव के उत्सर्जन तंत्र की, यानी कि मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है वो किन किन संरचनाओं से मिलकर बनता है, तो देखिए मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो चार तरह की संरचनाएं मिलकर मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पर वृक्क या किडनी, सेकंड नंबर पर मूत्रवाहिनी यूरेटर, और थर्ड नंबर पर मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ नंबर पर यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। ये देखिए इनको सभी स्ट्रक्चर्स को आप डायग्राम में देख सकते हैं, फिर अपने एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे जो एक जोड़ी या दो किडनी प्रेजेंट होती हैं उत्सर्जन तंत्र में, ये वाली जो है ये हमारा बायां वृक्क है और ये वाला जो है ये दायां वृक्क है। ठीक है, दोनों वृक्कों से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है, तो मीन्स मूत्रवाहिनी की संख्या जो है वो भी कितनी हुई, एक जोड़ी हुई। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये होती है मूत्रवाहिनी या यूरेटर। ओके, दोनों मूत्रवाहिनियां जो हैं वो एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर्स के अंदर खुलती हैं। इस संरचना को कहा जाता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और ये मूत्राशय एक लंबी संकीर्ण नलिका के अंदर खुलता है जिसको कहा जाता है यूरिथ्रा, या इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। इन चारों के बारे में अपने जो डिटेल में है वो अब डिस्कस करते हैं। देखिए फिर से चार तरह की संरचनाएं पढ़नी है, जिसमें मुख्य जो उत्सर्जी अंग है हमारे वो वृक्क या किडनी बोलते हैं उनको, साथ ही साथ दोनों से एक एक जो है वो मूत्रवाहिनी निकलती है। दोनों मूत्रवाहिनियां एक थैलेनुमा संरचना के अंदर खुलती हैं जिसको यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय कहा जाता है, और मूत्राशय एक संकीर्ण नली में खुलता है जिसको यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं। इनमें से सबसे पहले अपने बात करें अगर वृक्क की, किडनी की, तो देखिए वृक्क या किडनी, तो जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, तो किडनी जो है वो हमारे अंदर मनुष्य के अंदर इसकी संख्या जो है वो कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, दूसरी बात ये स्थित कहां पर होती है, ये हमारी जो उदर गुहा है, एब्डोमिनल कैविटी जो है, उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर, वर्टिबल कॉलम जो है जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं एक एक। ठीक है, और साथ ही साथ ये उदर गुहा की जो भित्ति होती है, उदर गुहा की जो वॉल होती है उसके साथ जुड़े होते हैं, और जुड़े होते हैं एक पतली झिल्ली द्वारा, और उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम झिल्ली। तो दो बातें, एक जोड़ी होते हैं सबसे पहले, दूसरा उदर गुहा में हमारी एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें स्थित होते हैं कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम के दोनों ओर स्थित होते हैं, और जुड़े किससे होते हैं, उदर गुहा की ही भित्ति से जुड़े होते हैं, और एक पतली झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं, उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम झिल्ली। अब सेकंड थिंग इसके बारे में, जो हमारा राइट किडनी है, दायां वृक्क है, वो थोड़ा नीचे स्थित होता है, किसके कंपैरिजन में, बाएं वृक्क के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि अपने जानते हैं, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था,
तो अपने देखा था कि इधर वाली साइड हमारा लिवर प्रेजेंट होता है, और लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ा ऑर्गन है। तो इसकी प्रेजेंस के कारण, लिवर की उपस्थिति के कारण हमारा जो दायां वृक्क है वो बाएं के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, नीचे स्थित होता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इनकी शेप की, तो किडनी जो है ये सेम के बीज की आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? सेम के बीज की, सेम के बीज जो होते हैं उसकी आकृति के होते हैं, जिसका बाहरी भाग जो है, बाहरी तल जो है वो तो होता है कैसा? उत्तल। यानी बाहरी तल इनका कैसा होता है? उत्तल होता है, जबकि आंतरिक तल जो है वो कैसा होता है? अवतल होता है। ये वाला भाग जो है ये अवतल होता है, और बाहरी तल कैसा होता है? आकृति में उत्तल होता है। ठीक है। अब आंतरिक सतह पर ये देखिए, ये यहां दिख रहा है आपको, और इधर वाली साइड ये वाला। आंतरिक सतह पर जो एक गड्ढा पाया जाता है अंदर की ओर, आंतरिक सतह पर जो गड्ढा स्थित होता है, इस गड्ढे को कहा जाता है हाइलम, या इसको बोलते हैं वृक्क नाभि। हिंदी में इसको कहा जाता है वृक्क नाभि। ये हाइलम या वृक्क नाभि क्या है? आप देखो, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर से मैंने शो की हुई है ये हमारी एरोटा है, डोर्सल एरोटा। इसको कहा जाता है पृष्ठ महाधमनी, जो शरीर के सभी भागों तक नीचे वाले पृष्ठ भाग में रक्त पहुंचाने का काम करती है। और मैंने बताया था अशुद्ध रक्त को इकट्ठी करने वाली नीचे वाले भागों में से उसको कहा जाता है पश्च महाशिरा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। तो पृष्ठ महाधमनी रक्त लाएगी और पृष्ठ महाधमनी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि रक्त किसको जा रहा है? शुद्ध रक्त वृक्क को जा रहा है, इसलिए इनका नाम, ये जो एक तो इधर को चली गई रेड कलर में और इधर को चली गई, इनको कहा जाता है वृक्क धमनी। पृष्ठ महाधमनी आगे बढ़ी किसके अंदर? वृक्क धमनी के अंदर, जो दोनों वृक्क को रक्त की आपूर्ति करने का काम करती है। अब दोनों किडनी के अंदर से ये जो निकल रही है वापिस, इधर से ब्लू कलर की और ये वाली ब्लू कलर की, ये होती है वृक्क शिरा, रीनल वेन। ये रक्त को दोनों किडनी से वापस लाकर किसके अंदर छोड़ेगी? पश्च महाशिरा के अंदर छोड़ने का काम करती है। तो एक बात तो ये अपने को यहाँ से पता लगी कि ये जो हाइलम भाग है, गड्ढेनुमा भाग है, यहीं से वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करती है और यहीं से वृक्क शिरा जो है वो क्या बाहर निकलती है। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो संरचना बनाई मैंने, जिसको आपने क्या बोला? मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहते हैं अपने। ये मूत्रवाहिनी भी कौन से भाग से निकल रही है? वृक्क के इसी हाइलम वाले भाग से निकल रही है। इसके अलावा अपने जानते हैं कि कोई भी ऑर्गन जो है उस पर तंत्रिकाएं जाती हैं, हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र से निकली हुई, और तंत्रिकाएं जो इस दोनों वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं वो भी किसके अंदर से प्रवेश करेंगी? इसी हाइलम वाले भाग से प्रवेश करेंगी। तो आप लिख सकते हो कि इस हाइलम वाले भाग से मानव के वृक्क के अंदर प्रवेश तो करती हैं कौन कौन सी? एक तो करती है वृक्कीय धमनी प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरा, तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। बाहर क्या क्या निकलता है इस हाइलम वाले भाग से? एक तो निकलती है वृक्कीय शिरा। सेकंड नंबर पर आप लिख सकते हो कौन निकल रही है? यहीं से निकल रही है मूत्र वाहिनी। तो ये लसिका वाहिनी भी इसके यहीं से लिख सकते हो। ठीक है। तो ये जो है जितना भी आपको बताया कि आंतरिक सतह पर गड्ढा पाया जाता है जिसको हाइलम या वृक्क नाभि कहते हैं, यहीं से प्रवेश करती है वृक्कीय धमनी और तंत्रिकाएं और यहीं से निकलती हैं बाहर वृक्कीय शिरा, मूत्रवाहिनी आदि यहीं से बाहर निकलती हैं। अब अगर अपने बात करें आगे वृक्कों के बारे में और क्या क्या पता होना चाहिए, तो वृक्कों का जो रंग है वो गहरा लाल होता है, गहरा लाल भूरा दोनों लिख सकते हो, क्योंकि ब्राउन जब गहरा हो जाता है तो वो थोड़ा सा रेडिश दिखाई देता है, तो गहरा ब्राउन भूरा लाल इसका रंग होता है। अब बात करें इनकी आकार की, वृक्क जो है वो लंबाई में लगभग इनकी लंबाई जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इनकी जो चौड़ाई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। इनकी जो मोटाई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इनका जो वजन है, एक वृक्क का जो भार है वो 120 से 170 ग्राम होता है। ये जितनी बातें आपको बताई ये थी वृक्क की बाह्य संरचना से रिलेटेड।
वृक्क की आंतरिक संरचना जो है उसको अभी अपने आगे डिस्कस करेंगे, अंदर से वृक्क के अंदर कैसी संरचना होती है। ये जो बातें थी ये जब पूछा जाएगा कि किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, बाह्य संरचना है, उसके बारे में थी। फिर से देखिए, ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, जिसमें बाकी संरचना तो आपको बताई दी गई, सिर्फ एक स्ट्रक्चर रह गई। आप देखिए दोनों किडनी के ऊपर इस प्रकार कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। ये होती है एड्रीनल ग्रंथि। हमारे शरीर में एक जोड़ी एड्रीनल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो दोनों किडनी, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है जो दोनों वृक्क के ऊपर एक एक टोपीनुमा रूप में स्थित होती है। ठीक है, फिर से मानव का उत्सर्जन तंत्र 4 भागों से मिलकर बनता है। मुख्य अंग किडनी वृक्क होते हैं, सेकंड नंबर पर यूरेटर मूत्रवाहिनी, थर्ड नंबर पर अपने मूत्राशय और फोर्थ नंबर पर यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। किडनी के बारे में बहुत सारी बातें जो बताई आपको, एक जोड़ी होते हैं, उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं और साथ ही साथ उदर गुहा के साथ ही ये लगे होते हैं, उदर गुहा की भित्ति के साथ जुड़े होते हैं पेरिटोनियम नामक झिल्ली के द्वारा। फिर आपको बताया कि दायां वृक्क जो है वो थोड़ा नीचे होता है, किसकी प्रेजेंस के कारण, लिवर की प्रेजेंस के कारण। उसके बाद आकृति सेम के बीज की आकृति की होती है, जिसका बाहरी भाग जो है वो उत्तल होता है, जबकि आंतरिक तल जो है वो कैसा होता है, अवतल। आंतरिक तल पर एक गड्ढा स्थित होता है जिसको हाइलम या वृक्क नाभि कहा जाता है और इसी हाइलम या वृक्क नाभि से ही प्रवेश करती हैं वृक्कीय धमनी और तंत्रिकाएं और बाहर निकलती हैं वृक्कीय शिरा, मूत्रवाहिनी आदि। ठीक है, फिर बताया इनका रंग जो है हमारे किडनी का वो गहरा भूरा लाल होता है। इनकी जो आकार है, इनका लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर और वजन जो है वो 120 से लेकर 170 ग्राम तक का होता है। एक और बात, मनुष्य के जो वृक्क हैं यानी कि मैमल्स के जो वृक्क हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं, ये भी अपनी बुक में लिखा हुआ है। अब ये मेटानेफ्रिक क्या है, सुनिए बच्चों, जब वृक्क की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है वो एक नली का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है आर्कीनेफ्रोस। जब उत्सर्जन तंत्र का निर्माण हो रहा होता है तो एक ये नलीनुमा संरचना जो है जिसको क्या कहते हैं, आर्कीनेफ्रोस। इसके 3 भाग मानते हैं, एक अग्र भाग, सेकंड ये मध्य भाग और बिल्कुल पीछे का जो भाग है वो पश्च भाग। अब वृक्क का निर्माण, किडनी की फॉर्मेशन इसके कौन से भाग से हो रही है, इसके आधार पर जंतुओं में जो किडनी है, प्राणियों के अंदर जो वृक्क हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रोनेफ्रोस हो सकते हैं या प्रोनेफ्रिक बोलते हैं उनको, सेकंड मीजोनेफ्रिक हो सकते हैं और थर्ड मेटानेफ्रिक हो सकते हैं। किसके आधार पर, इस आर्कीनेफ्रोस के कौन से भाग से फॉर्मेशन हो रही है किडनी की, इसके आधार पर 3 प्रकार। अगर आर्कीनेफ्रोस के अग्रभाग से फॉर्मेशन होती है तो वो किडनी जो होती है वो प्रोनेफ्रिक प्रकार की होती है। अगर इस आर्कीनेफ्रोस के मध्य भाग से किडनी की फॉर्मेशन होती है तो उसको कहा जाता है मीजोनेफ्रिक, और अगर इस आर्कीनेफ्रोस के पश्च भाग से फॉर्मेशन होती है तो उनको कहा जाता है मेटानेफ्रिक। और अपने ह्यूमन के जो किडनी हैं वो किस प्रकार की होती हैं, मेटानेफ्रिक, यानी आर्कीनेफ्रोस के कौन से भाग से निर्माण होता है इनका, पश्च भाग से। अपनी बुक में तो सिर्फ सिंपल लाइन लिखी हुई है कि मनुष्य के जो वृक्क हैं वो कैसे प्रकार के होते हैं, मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये थी बाह्य संरचना से रिलेटेड किसके बारे में, वृक्क के बारे में। अब अपने आगे डिस्कस करते हैं, ये जो है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इसके बारे में तो अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जो अपने डिस्कस कर रहे हैं वो है ह्यूमन किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर, या इसको हिस्टोलॉजी भी कह सकते हो आप, कि मानव वृक्क की औतिकी। ठीक है, मानव वृक्क की आंतरिक संरचना। सबसे पहली बात जो अपने को पता होनी चाहिए वो ये कि मानव वृक्क की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, हमारे वृक्क की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ये आप छोटी क्लासों में 10वीं में पढ़ चुके हो। ठीक है, नेफ्रॉन की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें, वैसे तो अपने को इसको डिटेल में आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ जो अपने बात काम आएगी कुछ, इसलिए मैं आपको बता दूं। नेफ्रॉन की जब अपने स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक कपनुमा भाग होता है। ये कपनुमा भाग आगे एक नलिका में खुलता है,
यहाँ जो रक्त लेके आती है उसको अविवाही धमनिका, जो लेके आती है उसको अपवाही धमनिका कहा जाता है, और यहाँ कोशिकाओं का एक गुच्छा या जाल बनता है। इसमें से ये जो इतनी स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है मेलपिगी काय। ये डिटेल में आपको बताया जाएगा जब अपने नेक्स्ट नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर करेंगे। ये वाली जो नलिका है इसको पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। ये वाला जो भाग है यू आकृति का, इसको हेनले का लूप कहा जाता है। ये आगे खुलता है डीसीटी में, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। और ये जो आगे है ये होती है, इसको थोड़ा ऊपर, ये जो है नलिका इसको कहा जाता है संग्रह नलिका। ये स्ट्रक्चर होती है एक नेफ्रॉन की, और ऐसी नेफ्रॉन्स एक वृक्क के अंदर संख्या में बहुत सारी पाई जाती हैं। लाखों नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारे वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन्स कहलाती है। अब अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें ह्यूमन किडनी की, तो ह्यूमन किडनी के ऊपर एक स्यूंजी उत्तक का बना हुआ खोल या आवरण पाया जाता है। इस आवरण को कहा जाता है रीनल कैप्सूल, या इसका एक और भी नाम है, इसको ट्यूनिका फाइब्रोसा भी कहते हैं। ठीक है, किडनी के ऊपर स्यूंजी उत्तक का बना हुआ एक आवरण या खोल पाया जाता है जिसको रीनल कैप्सूल या ट्यूनिका फाइब्रोसा कहा जाता है। इस ट्यूनिका फाइब्रोसा या रीनल कैप्सूल के नीचे दो भाग होते हैं, जिसमें से ये बाहरी भाग जो रेड कलर में डॉट डॉट में दिखाई दे रहा है, इस भाग को कहा जाता है वल्कुटीय भाग, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसके नीचे ये जो पिरामिड दिखाई दे रहे हैं आपको इस प्रकार के एक बने हुए ब्लैक कलर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहा जाता है मेड्यूला भाग या मध्यांश भाग। तो रीनल कैप्सूल के नीचे किडनी जो है वो दो भागों में बटी होती है, जिसमें से बाहरी भाग जो है वो वल्कुटीय भाग या कॉर्टेक्स कहलाता है, और इसके नीचे जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं उनको कहा जाता है मध्यांश भाग या मेड्यूला। ठीक है, अब अगली बात, कॉर्टेक्स भाग कुछ स्थानों पर, ये आप देख रहे हैं रेड कलर अंदर की ओर ये दसा हुआ है, किस भाग के अंदर? एम्बेडेड है किस भाग के अंदर? मेड्यूला भाग के अंदर। जिन जिन स्थानों पर कॉर्टेक्स भाग मेड्यूला के अंदर इस प्रकार दसा हुआ पाया जाता है उन संरचनाओं को बोलते हैं बर्टनी के वृक्कीय स्तंभ। क्या कहा जाता है? बर्टनी के वृक्कीय स्तंभ। आपसे पूछे कोई बर्टनी के वृक्कीय स्तंभ क्या है, तो किडनी में वे स्थान जहां कॉर्टेक्स पार्ट मेड्यूला के अंदर एम्बेडेड होता है, दसा हुआ होता है, वहां जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनती है उनको बोलते हैं बर्टनी के वृक्कीय स्तंभ। ठीक है, फिर मैंने आपको बाह्य संरचना के अंदर बताया था बच्चों कि जहां से धमनी शिरा, धमनी प्रवेश करती है, शिरा बाहर निकलती है, और वृक्कीय जिसको आप मूत्रवाहिनी बोलते हैं वो बाहर निकलती है। उस भाग को जो अंदर की ओर गड्ढे नुमा भाग है, उस भाग को क्या बोला था? अपने हाइलम नाम दिया था। ठीक है, ये हाइलम भाग अंदर की ओर एक चौड़े भाग में खुल रहा है। ये देखिए, ये हाइलम पार्ट है अंदर की ओर जो मुड़ा हुआ है, ये मूत्रवाहिनी जहां से प्रवेश करती है वो तो हाइलम हुआ। इस मूत्रवाहिनी का अंदर वाला ये जो चौड़ा भाग है, इस भाग को कहा जाता है पेल्विस, या इसको बोलते हैं वृक्कीय श्रोणी। यानी कि मूत्रवाहिनी कि अंदर जहां ओपनिंग हो रही है किडनी के अंदर, वो चौड़ा भाग क्या कहलाता है? पेल्विस या वृक्कीय श्रोणी कहलाता है। और पेल्विस से थोड़ा आगे का भाग ये जो है, इस भाग को कहा जाता है कैलिक्स, पुटक कहा जाता है। हिंदी में इसको पुटक भी लिखा हुआ मिलता है, आप कैलिक्स भी लिख सकते हो। इस भाग को कहा जाता है कैलिक्स। अब जो सबसे खास बात, मैंने आपको बताया कि एक वृक्क के अंदर लाखों जो है वो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो नेफ्रॉन्स हैं इसके चार भाग मेनली बताए मैंने आपको, 5। एक मेलपिगी काय, 2 नंबर पर पीसीटी, 3 नंबर पर हेनले का लूप, 4 नंबर पर डीसीटी और 5 नंबर पर संग्रह नलिका। वैसे संग्रह नलिका नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता, फिर भी अपने यहाँ लिख रहे हैं 5 पार्ट है। ठीक है, इसमें से मेलपिगी काय, ध्यान से सुनना, मेलपिगी काय, पीसीटी और डीसीटी, ये तीनों भाग स्थित होते हैं कौन से भाग के अंदर? वल्कुटीय भाग के अंदर। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए ये वाला जो कपनुमा भाग है,
इधर अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। ये जो भाग है मैलपीकी का, ये कौन से भाग के अंदर है? वल्कुटीय भाग के अंदर है। पीसीटी जो है ये भी कौन से भाग में है? वल्कुटीय भाग में है। हेनले का लूप जो है वो कौन से भाग में चला गया? मेड्यूला भाग के अंदर। आगे डीसीटी जो है दूरस्थ कुंडित नलिका, ये कौन से भाग के अंदर है? वल्कुटीय भाग के अंदर। और फिर संग्रह नलिका जो होती हैं वो सारी की सारी संग्रह नलिकाएं जो होती हैं वो कौन से भाग में होती हैं? मेड्यूला भाग में। तो वल्कुटीय भाग के बारे में आपको ये याद रखना है कि मैलपीकी काय, समीपस्थ कुंडित नलिका और दूरस्थ कुंडित नलिका, ये तो तीनों पाई जाती हैं नेफ्रॉन्स की कौन से भाग के अंदर? कॉर्टेक्स भाग में। जबकि मेड्यूला भाग में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लूप ऑफ हेनले और संग्रह नलिकाएं, ये प्रेजेंट होती हैं मेड्यूला भाग में। अब आपको पता है कि नेफ्रॉन्स जो हैं ये सारों का काम क्या है? हमारे जो रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और यूरिन की फॉर्मेशन करना और उस यूरिन को डालना मूत्रवाहिनी में ताकि वो जा सके कहाँ? मूत्राशय के अंदर। ठीक है, तो मैंने बताया कि संग्रह नलिकाएं जो है वो मेड्यूला भाग में हैं। तो यहाँ से रक्त से जो जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाएंगे वो सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो सबसे पहले इकट्ठे होकर किस में डाले जाएंगे? कौन से भाग के अंदर आएंगे? कैलिक्स भाग में आएंगे। कैलिक्स भाग से जाएंगे कौन से भाग के अंदर? पेल्विस भाग में। और पेल्विस भाग के इनको इंटर कर दिया जाएगा अपनी अपनी और की मूत्र वाहिनियों के अंदर। और ये मूत्र वाहिनियां उन अपशिष्ट पदार्थों को लेकर चलेंगी और किसके पास लेके जाएंगी? मूत्राशय के पास लेके चली जाएंगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसका ये तो अपने डिस्कस करेंगे आगे जब अपने यूरिन फॉर्मेशन करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म देखेंगे वहां पर। अपने लिए जो जानना जरूरी था वो था आज मानव वृक्क की आंतरिक संरचना, जिसके बारे में फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि मानव वृक्क के ऊपर एक आवरण पाया जाता है संयोजक का जिसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। हालांकि इसके ऊपर एडिपोज टिश्यू, ट्यूनिका फैसिया वगैरह का भी आवरण प्रेजेंट होता है, लेकिन अपने वो दिए ही नहीं है तो अपने पढ़ना नहीं है। और ये जो फैटी टिश्यू का आवरण है इसके ऊपर भी रीनल कैप्सूल के, वो इस वृक्क की भित्ति की रक्षा करता है बाहरी आघातों से। ठीक है, लेकिन अपने इतना नहीं दिया तो अपने पढ़ना नहीं, अपने सिर्फ ये याद रखना है कि मानव वृक्क के ऊपर संयोजी उत्तक का बना हुआ आवरण जिसको रीनल कैप्सूल या ट्यूनिका फाइब्रोसा कहते हैं, इसके नीचे भरा हुआ संयोजी उत्तक जो दो भागों में विभेदित है। बाहर की ओर का भाग वल्कुटीय भाग, अंदर का पिरामिड नुमा भाग जो है उसको मध्यांश बोलते हैं। कॉर्टेक्स भाग दसा हुआ रहता है मेड्यूला भाग के अंदर, उन संरचनाओं को बोलते हैं बर्टिनी के वृक्कीय स्तंभ। एक वृक्क के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और नेफ्रॉन्स के जो पार्ट्स में से सबसे पहला मैलपीकी काय, फिर समीपस्थ कुंडित नलिका और दूरस्थ कुंडित नलिका, ये तो प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स भाग में, जबकि लूप ऑफ हेनले और संग्रह नलिका ये प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला भाग में। मेड्यूला भाग से सारा का सारा जो इतना भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ से डाला जाएगा कैलिक्स पार्ट के अंदर पुटक। हालांकि ये पुटक भी दो तरह के होते हैं, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स, लेकिन अपने सिर्फ आप सिंपल याद रखना कि कैलिक्स भाग में डालते हैं। कैलिक्स भाग से अगला भाग जो होता है वो पेल्विस। आपसे पूछे पेल्विस क्या है तो मूत्रवाहिनी जहां वृक्क के अंदर खुलती हैं वो कीपनुमा चौड़ा भाग जो है वो क्या कहलाता है? पेल्विस या वृक्कीय श्रोणि कहलाता है। पेल्विस भाग से यूरिन जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है वो किसमें प्रवेश कर जाएंगे? मूत्रवाहिनी में, और वहां से मूत्राशय के अंदर स्टोर कर लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था मानव वृक्क की आंतरिक संरचना। तो अपने अब तक जो डिस्कस किया है उसमें से अपने सबसे पहले उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, फिर उत्सर्जी पदार्थ 3 प्रकार के अपने डिस्कस किए। उसके बाद मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना ओवरऑल डायग्राम देखा जिसमें वृक्क की सबसे पहले अपने बाह्य संरचना की और उसके बाद वृक्क की आंतरिक संरचना। अब अपने उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड, संरचना से रिलेटेड मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और यूरिथ्रा, इनकी स्ट्रक्चर रह गई। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और इन तीनों पार्ट्स के बारे में, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इनके बारे में अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप ये आज का जो इतना आपको करवाया अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बात और बच्चों, जब आप वीडियो देखते हो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको पढ़ने का जो मज़ा है वो आ रहा है या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद।